हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कोरिलेशन चैप्टर के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाइवरेट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर। हम किसको कहते हैं बाइवरेट डेटा? देखिए, कई बार जब हम दो चीज़ों का डेटा एक साथ कलेक्ट करते हैं तब उसे कहा जाता है बाइवरेट डेटा। तो देखिए, दो वेरिएबल, ओके ठीक है, मोर देन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली, टू वेरिएबल, अब सब में बोल दिया इनमें तो कि टू वेरिएबल। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा सी, कि दो वेरिएबल का डेटा एक साथ। ऐसे तो पहले हमने एक का ढूंढा, फिर हमने एक का ढूंढा, ठीक है, ठीक है, टाइम गैप हो गया इसमें। तो फिर इसे हम बाइवरेट नहीं कह सकते, एक साथ ढूंढेंगे तो बाइवरेट कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कहें कि एक एस्पेक्ट में दो चीजों का डेटा, समझ गए, एक ही एस्पेक्ट में दो चीज। जैसे मान लीजिए 1999 के लिए x और y, 2000 के लिए x और y, ऐसे डेटा जब हम ढूंढेंगे तो उसको हम बाइवरेट डेटा बोलेंगे, समझ गए। ओके, सिंपल कोरिलेशन क्या होता है भाई? सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? देखिए, सिंपल कोरिलेशन का मतलब रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होते हैं? सिंपल के अलावा आपको बताया हुआ मैंने, मल्टीपल कोरिलेशन होता है जिसमें मोर देन टू वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एक पार्शियल कोरिलेशन होता है, उसमें भी मोर देन टू वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो सिंपल का मतलब सिर्फ दो के बीच में रिलेशन। तो भैया, रिलेशन दो के बीच में जब होता है तो वो वैसे देखा जाए तो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरीके का हो सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि लीनियर के अंदर तो सेम प्रोपोर्शन में जब दोनों में चेंज होता है तो हम उसे लीनियर बोल देते हैं, और डिफरेंट प्रोपोर्शन में जब दोनों में चेंज होता है तो हम उसे नॉन लीनियर बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे सर हमारा आंसर है बोथ। बुक का आंसर आई थिंक डिफरेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बहुत से बुक के आंसर है जो अलग है, ठीक है। तो आपको उस पर नहीं जाना है, अपने को बोथ वाला ऑप्शन सही लगाना है इसमें, ओके। डन। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ हाई वैल्यू ऑफ वन टेंड्स टू लो वैल्यू ऑफ अदर। अगर एक की वैल्यू हाई होती है तो दूसरे की वैल्यू लो होती है। बताइए किस तरीके का रिलेशन नजर आ रहा है आपको ये? अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की घटती है। क्या ये आपको नेगेटिव नजर नहीं आ रहा? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि सर यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है, यहाँ पे नेगेटिव और इनवर्स ये दोनों वर्ड सेम ही होते हैं। आप इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, इनवर्स भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो हम कहेंगे सर बोथ। आप नेगेटिव भी बोल दीजिए और इनवर्सली भी बोल दीजिए, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। दोनों में ही अपोजिट डायरेक्शन का इस्तेमाल होता है, तो वी विल से बोथ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के ऊपर पूछा है, द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। एक कोरिलेशन को पॉजिटिव कब बोलेंगे हम, बताइए। तो सर सिंपल सी बात है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव होंगे। जब सेम डायरेक्शन में मूव होंगे दोनों वेरिएबल्स, तब उनमें बोलेंगे। तो ए भी बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है, ए भी घट रहा है, बी भी घट रहा है, तो दोनों ही सिचुएशन में हम बोलेंगे ये पॉजिटिव कोरिलेशन का साइन है। तो व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका भी आंसर बुक में गलत है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी आंसर दोनों बुक में गलत दे रखा है। बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई डाउट? नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए सर। एज ऑफ द एप्लीकेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस कोरिलेशन बताओ जी। आपने कभी लाइफ इंश्योरेंस करवाया? तो जब आप छोटी उम्र में लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं ना, जब आप छोटी उम्र में लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो प्रीमियम कम होता है,
ठीक है। और बड़ी उम्र में लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो प्रीमियम ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भाई बड़ी उम्र के साथ बीमारियां बढ़ जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा पैसा चार्ज करती है क्योंकि उनको रिस्क ज़्यादा होती है, राइट। तो अगर आपकी एज बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है आपका प्रीमियम भी बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर द सेम अमाउंट की अगर अपन बात करें तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो बताइए कौन सा रिलेशन हुआ इसके अंदर, एज और प्रीमियम के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही है, राइट। ओके, आगे सुनिए सर। कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक और टेम्परेचर, बताओ जी, इसमें भी आपको बताने की जरूरत है क्या? अगर गर्मी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर। अगर टेम्परेचर घटेगा तो कोल्ड ड्रिंक की सेल भी घटेगी, क्योंकि गर्मी, जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक की सेल। तो बताइए इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? सर जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लीजिए सर, पॉजिटिव रिलेशन। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, वाइफ लिख दिया, ये वाइफ से वैसे। तो एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, दोनों में क्या कोरिलेशन है? किसी भी दो इंसान की एज ले लो, ये तो हस्बैंड वाइफ है, चाहे आप बाप बेटा ले लो, माँ बेटी ले लो, दादा दादी ले लो, कोई भी ले लो, दो इंसान की एज में रिलेशन कैसा होगा बताना एक बार जरा, बताइए। एज ऑफ ए और एज ऑफ बी, अरे भाई एज तो ऐसी चीज है जो बढ़ेगी, उम्र तो बढ़ेगी, घटती है क्या कभी किसी की? देखा है ऐसा है कोई रिलेशन जिसमें उम्र किसी की घटती है? नहीं। तो एज तो हमेशा बढ़ेगी, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे कोई भी हो, तो हमेशा क्या रहेगा, ये रिलेशन पॉजिटिव रहेगा। बोलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई डाउट बेटा? तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है। आ जाओ। वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर, पॉजिटिव नेगेटिव, बताइए जी। ये बोल रहे हैं कि आर की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो और आर की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो, इसका स्क्वायर क्या होगा बताओ। ये भी कोई क्वेश्चन है कि आर स्क्वायर या माइनस आर स्क्वायर, बताइए रिजल्ट क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर होते ही तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है भाई। यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे तो प्लस ऑलरेडी है, तो दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। और ये तो आर क्या, किसी की भी वैल्यू ले लो, स्क्वायर तो सबका ही क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ओके डन। अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू किसके बीच में रहती है हमेशा? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। ए बी सी डी फटाफट टाइप करो। कौन बनेगा करोड़पति में जैसे करते हैं ना, वैसे फटाफट टाइप करो। यस वेरी गुड, सबका सही जवाब -1 से +1 के बीच में। सर कोरिलेशन हमेशा -1 से +1 के बीच में ही होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, राइट। ओके आगे लिखा है सर, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट है। व्हाट आर द लिमिट ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट, बताइए जी। नो लिमिट मतलब कितना भी हो सकता है? नहीं सर, कितना कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। -1 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग द लिमिट, और 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग द लिमिट। भाई 0 से 1 अगर मैं लूंगा तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, ठीक है। -1 से 0 लूंगा तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा,
-1 टू +1। इसमें ये इंक्लूडिंग लिमिट का क्या सिस्टम है? इंक्लूडिंग लिमिट का मतलब है कि इसमें -1 भी शामिल है और इसमें +1 भी शामिल है। और जैसे आप जानते हैं कि -1 का मतलब क्या होता है? परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है, और +1 का मतलब परफेक्ट पॉजिटिव। ओके, ठीक है। अच्छा, ये एक मैं आपको डायग्राम के ऊपर डाल के और दिखाता हूं एक बार कि ये परफेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे प्रेजेंट होता है। एक बार देखना, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये 3 डायग्राम ले लो एक बार आप, ठीक है। अब मैं एक निशान लगा रहा हूं, आप बताना परफेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। इन 3 में से आंसर रहेगा, राइट? बताइए। परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव या 0, क्या आंसर लग रहा है आपको? परफेक्ट पॉजिटिव। या वेरी गुड, परफेक्ट पॉजिटिव। कैसे? देखो सर, जैसे जैसे ये लाइन आगे सरक रही है, क्या x की वैल्यू बढ़ रही है? देखना, यस। और इधर से y की वैल्यू भी बढ़ रही है, यस। तो x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो दिस इज +1। इसको क्या कहते हैं हम? +1, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही है सेम डायरेक्शन में, राइट? अगर ये लाइन होती सर ऐसे, अब बताना। परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव, पक्का? ना, ओके। तो सुनिए, इसमें क्या हो रहा है सर? मान लीजिए पहले हम इस पॉइंट पे थे, तो y की वैल्यू थी इतनी, जबकि x की वैल्यू थी इतनी। अब मान लीजिए अपन इस पॉइंट पे आ गए, तो y की वैल्यू तो हो गई कम, और जबकि x की वैल्यू बढ़ गई। तो y की वैल्यू तो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, जबकि x की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो दैट्स वाई ये क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव, -1 नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और लास्ट वन देखिए, ऐसा मान लो ऐसा लिखा हुआ है, क्या समझ में आ रहा है भाई? सिर्फ डॉट डॉट डॉट्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक के बदलने से दूसरे पे क्या फर्क आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी x यहाँ होता है, y यहाँ होता है, x यहाँ होता है, y यहाँ होता है, तो ऐसे कोई रिलेशन नहीं है आपस में कि एक दूसरे से प्रभावित होते हो। समझ गए? बोलो, समझ में आ गई बेटा? तो ये है जीरो कोरिलेशन। जीरो मतलब अपसेंट, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो +1, -1 और अपसेंट। बोलना एक बार यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 तक जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। ऐसा एक मैंने है ना क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था, याद होगा आपको। इफ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y? तो याद होगा आपको, मैंने ये कहा था कि एक मेथड होता है हमारे पास, लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिस मेथड के अंदर ये इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। और इससे हम कोरिलेशन का आइडिया लगा सकते हैं। हमने ये बोला था कि b की जो वैल्यू होती है, b की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से कोरिलेशन चलता है। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा हो गया ना, 0 से ज्यादा होना मतलब पॉजिटिव, तो r की वैल्यू +1 है। और b की वैल्यू अगर 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, तो r की वैल्यू हो जाएगी -1। समझ गए? चाहे इक्वेशन के अंदर वैल्यू कितनी भी लिखी हुई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लो ऐसा लिखा है कि y इक्वल्स टू 5 + 8x, ऐसा लिखा है सपोज। अब b के साथ क्या है? b के साथ क्या है? तो सर b तो खुद ही +8 है ना, b क्या है? +8। तो हमें 8 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना पॉजिटिव फिगर है ना। b क्या है? 0 से ज्यादा है,
तो r की वैल्यू +1 है। ठीक है, अगर मान लो ये इक्वेशन होती 5 माइनस 8x, तो बताओ b की वैल्यू नेगेटिव है, यस, तो r की वैल्यू क्या होती -1। समझ में आ गया? तो अब इस इक्वेशन में आप बताइए कि अगर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है तो हमारा आंसर क्या होएगा, बताइए। सर इसमें तो कोई वैल्यू दे नहीं रखी, ये तो समझा रखा है। ठीक है, तो जब ये समझा रखा है तो इसका आंसर क्या करेंगे हम, कंडीशनल आंसर कर देंगे सी। क्या कर देंगे इसका आंसर, सी कर देंगे, कंडीशनल आंसर कर देंगे। बोलो क्लियर है? बोलना एक बार, क्लियर है क्या? इसका आंसर क्या कर देंगे हम, सी कर देंगे, ताकि ये हो गया कि भाई अगर बी पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, इसमें कोई वैल्यूज तो है नहीं ना, तो वैल्यू नहीं है तो हम कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दे देते हैं कि भाई पॉजिटिव हो तो ऐसे कर देना, नेगेटिव हो तो ऐसे कर देना, एज यू विश। बोलो आई बात समझ में? ओके, आगे चलो भाई। 12 नंबर, स्केटर डायग्राम हेल्प अस टू, बताइए जी स्केटर डायग्राम हमारी क्या मदद करता है। ये जो अभी बनाए थे ना अपन ने, ये स्केटर डायग्राम ही है, राइट? तो स्केटर डायग्राम हमारी क्या मदद करता है? सर स्केटर डायग्राम फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। क्या ये बताता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बताता है? क्या बताना है एक बार? क्या स्केटर डायग्राम हमें नेचर बता देता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बिल्कुल बताता है सर, यस। कंप्यूट द एक्सटेंट, कितना है, ये तो रिग्रेशन बताएगा भाई, दो चीजों के बीच में रिलेशन कितना है, ये तो रिग्रेशन बताएगा ना, ये तो कोरिलेशन बताएगा नहीं। तो नहीं सर, ये तो स्केटर डायग्राम हमें नहीं बताएगा। ऑब्टेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, क्या स्केटर डायग्राम से हम कोई इक्वेशन बना पाते हैं? नहीं सर, इक्वेशन नहीं बना पाते हम उससे, हम सिर्फ उससे पता लगा पाते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट्स इट। तो फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा ए, कि ये हमें नेचर निकालने में मदद करता है कि दो चीजों के बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। ठीक है, तो इट्स हेल्प टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 इसी का है। स्केटर डायग्राम इज कंसिडर फॉर मेजरिंग। स्केटर डायग्राम किस तरीके के काम के लिए काम आता है, देखिए। लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, नॉन लीनियर कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ए और बी दोनों में से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया है, बताइए जी कौन सा। तो देखो यहाँ पे कई बुक के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को देखा हुआ है, कई बुक में इसका आंसर अलग अलग भी दे रखा है। ठीक है, तो पर हम तो हमारे हिसाब से चलेंगे, हमारी बुक के हिसाब से। तो हमारी बुक के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसका आंसर रहेगा ए और बी दोनों, कि ये लीनियर और कर्वी लीनियर दोनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, लीनियर और कर्वी लीनियर दोनों तरीके के रिलेशन प्रेजेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब लीनियर मतलब सिंपल हो गया, कर्वी लीनियर मतलब ऐसा हो गया। ठीक है, एक कर्वी लीनियर ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए और ऐसा ले लीजिए, तो सभी प्रकार के रिलेशन को प्रेजेंट करने के लिए ये काम आ जाता है। तो दैट्स वाई इसका आंसर हम करेंगे लीनियर एंड कर्वी लीनियर बोथ, दोनों। ओके, चलिए भाई आगे देखिए। 14, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, तो कोरिलेशन क्या होगा? लो जी, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट मतलब ऐसे, ऐसे हुआ क्या, देखना एक बार। अपर लेफ्ट टू लोअर राइट ऐसे हुआ क्या? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया हुआ है, अब आप खुद बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये पूरा डायग्राम समझाया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव। डेफिनेट सी बात है सर, क्योंकि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। समझ गए? एक्स बढ़ता जा रहा है, एक्स देखो यहाँ से बढ़ता जा रहा है, इधर इधर इधर,
पहले कम था और हो गया और हो गया और हो गया, जबकि y घटता जा रहा है, पहले इतना था, ठीक है, अभी इतना बचा है, ऐसे घटता जा रहा है। तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, दैट्स वाई इट्स नेगेटिव। ओके, चलो थोड़ा सा न्यूमेरिकल तो आया। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज 0.28, अगर r जो है एक्स वाई में वो 0.28 है, ठीक है, जबकि कोवेरियंस जो है एक्स वाई में वो 7.6 है, एंड द वेरियंस ऑफ x इज 9 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बताओ। कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? r निकालने का एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ x और वेरियंस ऑफ y, ऐसा लिखा है, राइट? ओके, ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं एक बार, क्या आता है। सर r तो दे ही रखा है 0.28, कोवेरियंस दे ही रखा है 7.6, वेरियंस ऑफ x में 9 दे ही रखा है तो √9, और वेरियंस ऑफ y हमें पता नहीं, ठीक है, थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं। तो 0.28, 7.6, 9 का √3 और वेरियंस ऑफ y का √, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिख सकते हैं हम? डेफिनेटली लिख सकते हैं सर। वेरियंस का √, क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इधर ले आए और 0.28 को उधर ले जाएं, तो 7.68 अपॉन 0.28, तो बताना एक बार कितना आता है। 7.6 डिवाइड बाय 0.28, ये आ रहा है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 271428, राइट? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आएगा? डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो ये आ रहा है 9.04 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। लो जी, 9.047 ये आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो क्या सी आंसर हो गया हमारा? बताइए, क्या सी आंसर हो गया बेटा? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इफ टू वेरिएबल x एंड y, द कोवेरियंस वेरियंस ऑफ x एंड वेरियंस ऑफ y, ये सब एक साथ दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूं पहले। कोवेरियंस दे रखा है 40, वेरियंस ऑफ x दे रखा है 16 और वेरियंस ऑफ y दे रखा है 256। r बताना है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वेरियंस ऑफ x का रूट और वेरियंस ऑफ y का रूट। तो सर ये तो आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 16 का रूट और ये आ जाएगा 256 का अंडर रूट, तो आ जाएगा 40/4 और 256 में 16, तो सर 40/64, बताइए जी। 0.625 आ रहेगा, चेक करना एक बार। बी आंसर 0.625, चेक इट आउट। 15 नंबर 16 नंबर दोनों सेम फॉर्मूले से हो गए, मैंने लिख के करके दिखा दिया आपको, लिख लीजिए, कर लीजिए। चलो ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो यहीं पे, हाँ 17 सॉरी। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज गिवन बाय 2x plus 3y plus 4 equals to 0, then the value of correlation coefficient between x and y क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो हमें उसको y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में बदल लेना है, फिर b की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से ही r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, राइट? तो चलिए एक बार इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में। तो ऐसा लिखूं बेटा मैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3y तो यहीं रख लेता हूं और उसको ले जाता हूं उधर, तो -2x
-4, चेक करना एक बार सही है क्या? यस। अब y इक्वल्स टू -2x/3 और -4/3। तो बताइए x के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? x के साथ वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। और अगर x के साथ वैल्यू नेगेटिव है तो r की वैल्यू कितनी होगी? -1। r की वैल्यू कितनी होगी? -1। यही तो बताया था, इफ b इज पॉजिटिव, b इफ मोर देन 0, मोर देन 0 है तो +1, और b इज लेस देन 0 तो -1। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 18, ये तो अभी जो किया था सेम वही क्वेश्चन है। r बताना है आपको, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वेरियंस ऑफ x का अंडर रूट और वेरियंस ऑफ y का अंडर रूट। तो सर ये आ जाएगा 3/4.5 का अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है, ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और 5.5 का अंडर रूट। चेक करना एक बार कितना आता है, चेक करना भाई। .60339, चेक कर लो एक बार, इतना ही आ रहा है क्या? हाँ, आंसर आ रहा है बी। चेक इट आउट, एक बार चेक कर लीजिए, बी आंसर आ रहा है। यस, ओके, चलिए भाई आ रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा? बताओ जी, इन डेटा से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, अभी तो निकालना पड़ेगा सर, ठीक है। एक बार मीन निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5, ये तो 3 आ जाएगा। 8 + 6 + 7 + 5 + 5 31 आ जाएगा। तो पॉइंट्स में आएगा। हमारे पास दो मेथड हैं, हमारे पास दो मेथड होते हैं, पता है आपको, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। कौन से का इस्तेमाल करना चाहोगे बताइए? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करना चाहोगे, शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड? शॉर्टकट। चलिए तो शॉर्टकट लगाते हैं सर। x लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि जब भी आपका मेन पॉइंट्स में आ रहा हो शॉर्टकट मेथड ज़्यादा बढ़िया है। 8 6 7 5 5, ओके। अज्यूम मीन ले लीजिए भाई, कोई भी फटाफट ले लीजिए। 1 ले लूँ तो x - a dx, तो 1 0 1 2 3 4, ठीक है। dx का स्क्वायर भी कर दीजिए साथ ही साथ, 0 1 4 9 16। सिमिलरली y - a करके dy निकालिए और a ले लीजिए 5 तो, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है। तो सर आ जाएगा 3 1 2 0 0। dy स्क्वायर कर दीजिए 9 1 4 0 0। और फाइनली dx और dy को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर dx है 0, dy है 3, 1 × 1 2 × 2 अगेन 0 अगेन 0, ले लीजिए, हो गया सारा काम। अब फटाफट टोटल कर दीजिए इन 5 वैल्यूज का, इन 5 वैल्यू का टोटल कर दीजिए। तो सर ये तो आएगा 5, ये आएगा 14, ये आएगा 6, ठीक है, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 30। चेक करना एक बार टोटल सही है क्या सबका? सभी का टोटल सही आ रहा है क्या? चेक कर लो भाई, ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या था हमारा? लंबा चौड़ा फॉर्मूला था, dx dy इंटू n माइनस समेशन dx इंटू dy अपॉन समेशन dx स्क्वायर इंटू n माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ समेशन dy इंटू n माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, राइट। वैल्यूज पुट अप करते हैं।
तो 5 इंटू 5, 5 है डी एक्स डी वाई और n है 5, माइनस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर इंटू, सॉरी 10 इंटू 6, ठीक है, डी एक्स इंटू डी वाई। नीचे आ जाइए सर, नीचे बात करें तो डी एक्स स्क्वायर 30 इंटू 5 और माइनस 10 का स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में देख लीजिए क्या आ रहा है दूसरे अंडर रूट में, 14 इंटू 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करेंगे तो सर 25 माइनस 60, चेक करते रहिए, और यहाँ पे आ जाएगा 150 माइनस 100 और यहाँ पे आ जाएगा 70 माइनस 36, ठीक है। ओके, और सॉर्ट कर दीजिए तो माइनस आ जाएगा 35 अपॉन 50 का अंडर रूट 7.07 इंटू 70 माइनस 36, 34 का अंडर रूट 5.83 इंटू 7.07 डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 35। मेरा आंसर आ रहा है भैया -0.849। मेरा आंसर ये आ रहा है, एक भी चेक कर लो आप भी एक बार। मेरा आंसर आ रहा है माइनस में 0.849, मतलब 0.85 ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा सी। ये लो पूरी कैलकुलेशन देख लो, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर आ रहा है -0.85। चेक कर लो और रिप्लाई कर दो फटाफट। सही है, ओके चलिए फिर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन। भैया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप कार्ल पियर्सन निकालो, रैंक निकालो, कॉन्करेंट डिवीजन मेथड निकालो, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट मेथड निकालो, या लीस्ट स्क्वायर मेथड निकालो, कोई भी निकालो, कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहेगी, उससे कम ज्यादा नहीं हो सकती। तो बताइए मैक्सिमम कितना होगा? +1। मैक्सिमम कितना होगा? +1, क्योंकि इससे कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, तो मैक्सिमम +1। कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। ये तो बताया हुआ मैंने आपको कि R1 माइनस R2 जब हम करते हैं तो डिफरेंस आता है। इन सारे डिफरेंस का जब हम टोटल करेंगे तो हमेशा हमेशा ये टोटल कितना आएगा? 0। अगर ये टोटल 0 नहीं आ रहा तो मान के चलिए आपकी रैंकिंग गलत है, ठीक है। तो ये टोटल हमेशा 0 आना चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट, ये मैं लिख लेता हूं ना, सब चीजें लिख लिया करो, जब भी क्वेश्चन करो थोड़ी समरी बना लिया करो। तो ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट मतलब n 8 है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक, तो क्या ये समेशन डी स्क्वायर दे रखा है 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन? लो जी साहब, दोनों चीजें दे दी और रैंक कोरिलेशन पूछा है। रैंक डिफरेंस मेथड कैसे लगता है? 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही पढ़ा हुआ है, राइट। तो सर 1 माइनस 6 इंटू 50, 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, शॉर्ट कर देते हैं। 1 माइनस 450 सॉरी 300 अपॉन, ये 504 आ रहा है क्या? चेक करना है एक बार। हाँ 504, ठीक है। तो 300
डिवाइड बाय 504, तो सर 1 माइनस 0.595, तो ये आ रहा है 0.4047, ऐसा आ रहा है। तो मतलब बी आंसर आ रहा है। चेक करिए एक बार, बी आंसर आ रहा है क्या? राउंड ऑफ में लिया है इसलिए बी कर दिया उन्होंने। चेक कर लो भाई, आंसर बी आ रहा है क्या? आ रहा है। चलिए, तो और क्या चाहिए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ पेयर्स 10 पेयर्स, सॉरी, फॉर द 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n कितना है? 10 है। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड, कॉन्करेंट डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, कौन बताएगा? नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मतलब क्या दे रखा है ये, हमें सोच समझ के बताना। नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मतलब क्या? क्योंकि जब तक आपको सिंबल नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्या जानकारी दे रखी है ये? What is the value of coefficient of correlation of concurrent division method? कौन सा मेथड लगाने को बोला है? concurrent division method। चलो आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, हो सकता है आपको याद आ जाए। लो जी, ये दे रखा है। तो अब बताइए concurrent division method का क्या मतलब है? ये 4 क्या दे रखा है हमें, सोच समझ के बोलना। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है? बेटा ये दे रखा है C, जो पॉजिटिव साइन होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्करेंट डेविएशन, राइट? बताया हुआ आपको फॉर्मूला? यस। तो अब देखिए क्या होगा सर, प्लस माइनस 2 इंटू 4। अब ये n क्या होता है पता है आपको? n क्या है पता है? n होते हैं साइंस। जब हम कंपेयर करते हैं पुरानी फिगर से नई फिगर को, उसको बोलते हैं n। ठीक है, कि हर फिगर को पिछली फिगर से कंपेयर करो। अब एक चीज समझना, अगर मेरे पास 10 फिगर दे रखी है, अगर मेरे पास 10 फिगर दे रखी है तो साइन मेरे 9 ही होंगे। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए 2 4 5 6 1। एक बार ध्यान से देखना, मान लीजिए ये x है। अब मुझे साइन लगाने हैं, तो पहले नंबर को तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता ना पीछे से, तो मैं यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाऊंगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ना कुछ और। दूसरे नंबर को जब पीछे वाले से कंपेयर करूंगा और ये नंबर बड़ा है तो मैं कहूंगा पॉजिटिव। इसको इससे कंपेयर करूंगा, ये भी बड़ा है तो मैं कहूंगा पॉजिटिव। 6 को 5 से कंपेयर करूंगा, बड़ा है तो मैं कहूंगा पॉजिटिव, और 1 को 6 से कंपेयर करूंगा, छोटा है तो मैं कहूंगा नेगेटिव। समझ गए? तो इस तरीके से साइंस लगाने होते हैं। अब आप गौर करेंगे तो n कितना है इस एग्जाम्पल में, बताना एक बार। इस एग्जाम्पल में n कितना है? बड़ा n, स्मॉल n नहीं, बड़ा n। तो बड़ा n तो है 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितने हैं? 5, जबकि स्मॉल n है 4, क्योंकि स्मॉल n बोलते हैं नंबर ऑफ साइन को। अब नंबर ऑफ साइन तो 4 ही है। समझ गए? तो इसी हिसाब से अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो बताइए क्या यहाँ पे 9 हो जाएगा नंबर ऑफ साइन? क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है तो साइन तो 9 ही होंगे, पहली वैल्यू पे तो कोई साइन आया नहीं, राइट? तो ये आ जाएगा भैया 8 माइनस 9 अपॉन 9, ठीक है, का अंडर रूट प्लस माइनस। अब पता है हमें फिगर कैसी आ रही है? 1/9 का रूट, तो क्या ये -1/3 आ रहा है? देखना एक बार, चेक करना। 8 माइनस 9 अपॉन 9 का अंडर रूट, तो माइनस आ गया ना ये तो, और माइनस आ गया तो 1/9 का रूट, तो 1/3। बोलिए, क्लियर है? डन। आगे चलिए, इसी क्वेश्चन को रिवर्स किया गया है, इसी क्वेश्चन को रिवर्स किया है 24 पे। हमें बोला गया कि द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड, मतलब r निकाल के दे दिया 1/√3। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड, c दे दिया 6, तो आपको बताना है p कितना है। लो जी, p बताना है आपको, मतलब कि n बताना है। p का मतलब यहाँ पे n से है, पेयर्स,
बताइए जी, बता सकते हैं क्या? तो अभी वाला फॉर्मूला ही लगा दीजिए वापस, आर सी प्लस माइनस 2c माइनस एन अपॉन एन, राइट? ओके, आपको बड़ा एन पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल एन नहीं पूछा है। कितना पूछा है? बड़ा एन पूछा है, ऑब्जर्वेशन पूछे हैं, साइंस नहीं पूछे हैं, ध्यान रखना। अब ये आपको दे रखा है 1/√3, जबकि प्लस माइनस 2c तो दे ही रखा है ना, n माइनस एन। बताओ जी, क्या इसको सोल्व कर सकते हैं आप? बताइए एक बार। इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? अरे बोलो भाई, इसको सोल्व कर सकते हो क्या? कर सकते हैं? अच्छा, चलो देखते हैं कैसे। 1/, मैं इस √3 को सोल्व कर दूं तो चलेगा क्या? अगर मैं √3 को सोल्व कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? 3 का अंडर रूट करके लिख दूं यहाँ पे 1.732, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। 12 माइनस एन, 6 इंटू 2 12 माइनस एन अपॉन एन। बताना एक बार, शॉर्ट में ऐसा लिख दूं चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि मुझे अंडर रूट सोल्व करना है तो मैं इस अंडर रूट को इधर स्क्वायर कर दूं, चलेगा? 1/1.732 का स्क्वायर कर दूं, चलेगा क्या? तो यहां पे आ जाएगा 12 माइनस एन अपॉन एन। चेक करो एक बार। चलेगा भैया? 1/1 का स्क्वायर कर दूं, जब मैंने स्क्वायर किया तो वैल्यू आ रही है 0.333, 12n माइनस एन। चेक करो बेटा एक बार, ठीक है? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लिख देंगे 0.333n इक्वल्स टू 12 माइनस एन, ठीक है? तो भैया एन इधर ले आओ, एन को इधर ले आओ, 0.333n इसको इधर ले आएंगे तो प्लस एन इक्वल्स टू 12, ठीक है? तो बताइए n इक्वल्स टू वॉट? ऐसा आएगा क्या? चेक करो भाई, क्या ऐसा होएगा? आराम से तसल्ली से चेक कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमने 3 का अंडर रूट किया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है? यहाँ पे हमने 6 इंटू 2 किया, 12 आ गया, n की जगह n है, n की जगह n है। इधर से अंडर रूट हटाया, इधर स्क्वायर कर दिया, फाइनल वैल्यू आई 0.33, यहाँ पे 12n अपॉन n आ रहा है, ठीक है? मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, इधर ये था, साइड चेंज कर ली, ये कर दिया, सब कुछ कर दिया, फाइनली n की वैल्यू आ रही है 9, स्मॉल n। अब मुझे बताओ मेरा सही जवाब क्या है? एमसीक्यू में मेरा सही जवाब क्या है? ABCD, सोच समझ के बोलना। स्मॉल n पता चल गया हमें 9 है, तो एमसीक्यू में जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर होगा सर A, क्योंकि हमसे स्मॉल n थोड़ी पूछा है, हमसे तो बिग n पूछा है, नंबर ऑफ पेयर्स पूछे हैं। नंबर ऑफ साइन ये प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइन। अगर 9 साइन है तो पेयर कितने रहे होंगे? 10, क्योंकि एक हमेशा कम रहता है, तो आंसर हो जाएगा A। बोलिए जी, समझ में आई बेटा बात? ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।